Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. In this series, we have already completed the first 4 chapters and we are on chapter number 5 right now. For chapter number 5 also, we have completed some videos, so you can actually go through those videos before coming for this one. Today we would be talking about in the last class actually first we talked about some fiber crops like cotton and jute and some pulses like grams and gram tur. We talked about oil seeds of rapeseed, mustard, groundnut, and soya bean. Today we would be talking about three most very actually not just most but very important crops of our country, and that is sugarcane, tea and coffee. सो शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो करी जाती हैं. शुगर केन इज़ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल रीजन. अभी ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से होते हैं जो कि वार्म होते हैं 0 डिग्री से लेकर इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं. तो जो हमारे शुगर केन हैं वो इसी के अंदर आते हैं. रेन फेड कंडीशन यानी कि बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं. सब ह्यूमिड क्लाइमेट्स, सब ह्यूमिड यानी कि मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़रूरी है. कल भी मैंने आपको बताया था कि शुगर केन के लिए ह्यूमिडिटी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके अंदर होता है सुक्रोज कंटेंट यानी कि जो आप गन्ने का रस पीते हो उसको हम सुक्रोज बोलते हैं. ये जो सुक्रोज कंटेंट होता है ये अगर बहुत सूखा, बहुत ड्राई होगा, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो ये जो सुक्रोज कंटेंट होता है ये हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से गन्ने की क्वालिटी गिर जाती है. सो इसीलिए जितनी ज़्यादा आप मॉइस्चर वाले एरिया में इसको ग्रो करोगे उतनी बेटर हाई क्वालिटी आपके शुगर केन की होगी. बट क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इसके लिए बेस्ट एरिया कौन सा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. बट आज की डेट में ये इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया यानी कि इंडस और गंगा का जो प्लेन एरिया है, यानी कि मेजरली लार्जली कंसनट्रेटेड इन यूपी में बहुत ज़्यादा होता है. आज भी यूपी बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आता है आपके गन्ने का. बट मैंने कल भी बोला था कि यूपी को गन्ना प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए क्योंकि यूपी इज़ रिलेटिवली ड्राई कंपेयर टू दी सर्दर्न नेशंस जहाँ पे बारिश नहीं भी है तो चिपचिपी है, ह्यूमिडिटी बहुत है. तो जिसकी वजह से वहाँ पे अगर शुगर केन ग्रो होगा तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी बेटर होगी. बट ठीक है, अब ग्रो कर रहा है तो हमें पढ़ना है. तो जो यूपी है लार्जली कंसनट्रेटेड उसमें कल्टीवेशन है. शुगर केन जो ग्रोइंग एरिया है आपके वेस्टर्न इंडिया में वो महाराष्ट्र और गुजरात. आप देखिए यहाँ पे पानी है, साथ में ओशन सी है, सी से ह्यूमिडिटी आ जाती है. इट इज़ कल्टिवेटेड इन इरीगेटेड. तमिलनाडु में ये कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कल्टिवेट होता है. तमिलनाडु में शुगर केन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है आफ्टर ब्राज़ील. 2014 में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था. 19% टोटल वर्ल्ड का 19% शुगर केन हम प्रोड्यूस करते हैं और करीब 2.4% जो हमारी ज़मीन है उसमें हम शुगर केन ग्रो करते हैं. अबाउट 2/5 ऑफ शुगर केन जो है हमारी कंट्री का, यानी कि 2/5 हिस्सा, आप यू कैन से अराउंड 40% जो हमारा शुगर केन है वो कहाँ पे ग्रो होता है, आपका दिस यूपी में ग्रो होता है. महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आर अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप. कौन से महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये भी कोई ऐसी जगह है यहाँ पर क्रॉप्स होती है. यहाँ पे जो यील्ड ऑफ लेवल यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन की यील्ड बहुत ज़्यादा है. यील्ड का मतलब क्या होता है, एक एरिया में से आप कितना सारा प्रोड्यूस निकाल रहे हो. तो यहाँ पे शुगर केन का यील्ड काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स जहाँ पे जो यील्ड है वो काफ़ी कम है. सो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो इसकी यील्ड है वो कम है पर फिर भी यहाँ पे ग्रो होता है. नेक्स्ट इज टी, चाय ग्रो बड़े कम एरिया में होती है इंडिया में पर पीते सब है. सो टी एक प्लांटेशन क्रॉप है जो कि बेवरेज की तरह यानी कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होती है. जो ब्लैक टी लीव्स यानी कि जो चाय आपकी चाय पत्ती का कलर जो ब्लैक होता है वो फर्मेंटेड होती है और जो ग्रीन टी लीव्स होती हैं वो अनफर्मेंटेड होती हैं. जो टी लीव्स हैं वो रिच इन कैफीन एंड टैनिन, ये दोनों कुछ केमिकल्स होते हैं, इसमें काफ़ी रिच होती हैं. ये इंडिजिनस क्रॉप्स यानी कि ये लोकली चाइना के नॉर्दर्न
चाइना के नॉर्थ में आपको लोकली मिल जाएंगी, ग्रो नहीं करो तो भी चाय पत्ती वहाँ मिल जाएगी। इंडिजिनियस क्रॉप है वहाँ की, इंडिजिनियस मतलब वहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी ये टी लीव्स, इंडिजिनियस ऑफ नॉर्दर्न चाइना। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली रीजन, अनड्यूलेटिंग यानी कि सीधी नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी जो अगर हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे ये ग्रो करी जाती है। ड्रेन्ड एंड वेल ड्रेन सॉइल्स इन ह्यूमिड एंड ह्यूमिड सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, यानी कि ये भी ह्यूमिडिटी ह्यूमिड वाले रीजन्स और सब ह्यूमिड रीजन्स में ही ग्रो होती है ट्रॉपिकल एरिया में। इंडिया में ट्री प्लांटेशन हमारी 1840s में स्टार्ट हुई थी असम के आसपास, आज भी वहाँ पे ट्री प्लांटेशन टी गार्डन्स वगैरह हैं और वो काफ़ी फेमस भी हैं। ये स्टिल आज की डेट में काफ़ी मेजर टी ग्रोइंग एरिया है हमारी कंट्री का। लेटर ऑन जो इसका प्लांटेशन है वो और सब हिमालयन रीजन जैसे कि वेस्ट बंगाल की जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर टी की प्रोडक्शन होने लग गई। टी लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी, यानी कि नीलगिरी में भी, नीलगिरी नीचे साउथ में नीलगिरी माउंटेन्स हैं वहाँ पे, और कार्डमम हिल्स हैं आपके साउथ में ही, वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी हिल्स और कार्डमम हिल्स, ये दोनों हिल्स हैं, वहाँ पे टी का प्रोडक्शन होता है। इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का, वर्ल्ड का 28% टी हम प्रोड्यूस करते हैं। इंटरनेशनली सेकेंड लार्जेस्ट है हम चाइना के बाद, चाइना से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं। पर इंटरनेशनल मार्केट में जो टी की डिमांड है जो वो है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है असम, अकेला हमारी कंट्री का 53% टी असम अकेला प्रोड्यूस कर देता है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी इन कंट्री, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु आपके बाकी के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं टी के केस। कॉफ़ी एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, मतलब इसका भी प्लांटेशन होता है, प्लांट्स होंगे इनके, आप इनको इनकी प्लांटेशन होती है, और यानी कि आप कॉफ़ी की बीज नहीं डालोगे, आप कॉफ़ी का पेड़ लगाया जाता है, प्लांटेशन ट्री है, क्रॉप है ये। और इट सीड्स रोस्टेड, आप कॉफ़ी नॉर्मल आप सीधा वहाँ से निकाल के कंज्यूम नहीं करोगे। कॉफ़ी का एक ऐड आता था, आई गेस नेस्कैफे का ऐड था या ब्रू का ऐड था, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग बट आई एम टेलिंग यू, उस ऐड में वो बताते हैं किस तरह से कॉफ़ी कलेक्ट की जाती है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, उसको रोस्ट किया जाता है। सो कॉफ़ी रोस्टेड होती है, ग्राउंड एंड आर यूज्ड फॉर, उसको ग्राउंड यानी कि तोड़ा जाता है, ऐसी कॉफ़ी बीन्स को एग्जैक्टली आप कंज्यूम नहीं करते हो, फिर इसका बेवरेज यानी कि ड्रिंक के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कॉफ़ी की 3 वेराइटीज़ होती हैं, अराबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। कौन सी? अराबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। एंड ग्लैडली इंडिया सबसे अच्छी क्वालिटी वाली यानी कि अराबिका टाइप ऑफ क्वालिटी को प्रोड्यूस करता है, हम सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बट हम सिर्फ 3.7% कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड का, और हम वर्ल्ड में 6 नंबर पे हैं। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथोपिया। टॉप पे कौन है? ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, फिर इथोपिया और फिर 6 नंबर पे इंडिया आता है। आज की डेट में ये वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स, केरला, तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है। कर्नाटका में एक हिल्स है जिनको हम बाबू बुदान हिल्स बोलते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है। कर्नाटका अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3, कर्नाटका अकेला हमारी वर्ल्ड कंट्री का 2/3 हिस्सा कर्नाटका प्रोड्यूस कर रहा है। अराउंड 66 to 67% ऑफ जो प्रोडक्शन हो रही है कॉफ़ी की वो अकेली कर्नाटका में है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमने राइस की से शुरू किया था, फिर हमने राइस देखा, वीट की हमने स्टडी करी, हमने ज्वार की स्टडी करी, बाजरा की स्टडी करी, हमने कोर्स ग्रेन्स यानी कि हमने फाइबर क्रॉप्स यानी कि कॉटन, जूट की स्टडी करा। वी टॉक्ड अबाउट मेज़, वी टॉक्ड अबाउट पल्सेस में हमने ग्राम की स्टडी करी, तूर की स्टडी करी, ग्राउंडनट की स्टडी करी, मस्टर्ड को बारे में पढ़ा हमने, शुगर केन के बारे में पढ़ा, आज हमने चाय यानी कि टी के बारे में पढ़ा और कॉफ़ी के बारे में पढ़ा। ये जो जितनी भी हमने क्रॉप्स की स्टडी करी है, आप इसको प्लीज़ दोबारा से ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज ये पूरा पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, अगर इफ़ दिस चैप्टर इज़ इंक्लूडेड। सेकेंडली, अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आप जिस भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए। आई कैन गारंटी आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 साल के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इस सेक्शन से मिल ही जाएंगे। वो किसी ना किसी की कैरेक्टरिस्टिक पूछ ही लेते हैं,
कि ये एरिया में कौन सी क्रॉप फेमस है, टी के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, कॉफ़ी के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, कॉफ़ी की 3 कौन सी वैरायटीज़ हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इस सेक्शन में से पूछे जाते हैं। इंडिया जूट कहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जूट को कैसी क्वालिटी चाहिए होती है, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मूविंग फॉरवर्ड, यू विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। इतने साल इंडिया के इंडिपेंडेंस को इतने साल हो गए, तो कुछ तो एग्रीकल्चर में चेंजेस हुए होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। 2001 में अराउंड 53% ऑफ जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। आई एम रिपीटिंग अगेन, 2001 में 53% ऑफ हर पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस है वो हमें एक चीज़ और से पता चलती है कि हमारे इंडिया का अराउंड 57% लैंड ज़मीन है वो एग्रीकल्चर को क्रॉप कल्टीवेशन के लिए डिवोटेड है। वेयर एज वर्ल्ड में कॉरस्पॉन्डिंग शेयर सिर्फ 12%, यानी कि पूरी दुनिया में जो लोग खेती के लिए अपनी ज़मीन को रखते हैं वो सिर्फ 12% ज़मीन को रखा जाता है। इंडिया में हम 57% ऑफ लैंड इज अंडर क्रॉप कल्टीवेशन। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद हमारे एग्रीकल्चर लैंड पर काफ़ी प्रेशर है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो हमारा लैंड ह्यूमन रेशियो यानी कि अगर एक ज़मीन है तो वो कितने लोगों के हित में आ रही है वो उससे पता चलता है। 0.31 हेक्टेयर्स, यानी कि एक इंसान के पास 0.31 हेक्टेयर ज़मीन है बस। लैंड ह्यूमन रेशियो ये है हमारा 0.31 हेक्टेयर्स, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। तो एज अ होल जो वर्ल्ड में अराउंड जो वर्ल्ड का जो नंबर है दैट इज़ 0.59 हेक्टर्स, और इंडिया के केस में जो लैंड ह्यूमन रेशियो है वो 0.31 हेक्टर्स है। डिस्पाइट काफ़ी दिक्कतों के बावजूद इंडियन एग्रीकल्चर ने इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी लंबी जर्नी तय करी है। बहुत सारी चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में। दिस चैप्टर, आई एम सॉरी टू इंटरवीन, इस चैप्टर के एंड में जो भी लेटेस्ट फार्म लॉज आए हैं आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन यू दो फार्म लॉज एज वेल, क्योंकि हम एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, इस चैप्टर में बहुत सारे मैप्स हैं तो हम इन मैप्स की भी अलग से स्टडी करें। स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट, जो अभी हमने स्ट्रैटेजी अपनाई होगी इस डेवलपमेंट के लिए। इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी वॉज लार्जली सब्सिस्टेंस इन नेचर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जो हमारी इकोनॉमी थी, हमारी जो एग्रीकल्चर था, सब्सिस्टेंस यानी कि हम जितना प्रोड्यूस कर रहे थे हम अपने काम काज के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। सरप्लस या फिर ट्रेड या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारा हमारे एग्रीकल्चर का पर्पस नहीं। पर्पस होता भी तो हमारे एग्रीकल्चर में इतनी दम नहीं थी कि वो इतना प्रोड्यूस कर पाए कि हम इसको ट्रेड कर पाएँ, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पर प्रेशर, हमारी पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा। डिसमल यानी कि काफ़ी दुखदाई परफॉर्मेंस थी हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर में फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 से 1950 के बीच में जो हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि इस पीरियड में काफ़ी ड्रॉट्स और फेमाइन्स, ड्रॉट्स यानी कि सूखा बहुत पड़ जाता था, और सूखा पड़ जाएगा तो भुखमरी की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जब पार्टीशन हुआ तो हमसे पाकिस्तान अलग हो गया। हमारा 1/3 हिस्सा जो कि पूरे साल इरीगेटेड रह सकता था वो पाकिस्तान के साथ चला गया। इसकी वजह से हमारी कंट्री का जो इरीगेटेड एरिया था वो कम हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो सरकार थी उसका जो इमीडिएट गोल, यानी कि उन्होंने सबसे पहले क्या करना शुरू किया कि किसी भी तरीके से हमारी कंट्री में जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। फूड ग्रेन्स यानी कि सीरियल्स और पल्सेस, इनका जो प्रोडक्शन है इनको इंक्रीज़ किया जाए। सीरियल्स और प्रोडक्शन यानी कि राइस, वीट, मेज़, बाजरा, ज्वार, पल्सेस में ग्राम, तूर, इनका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। अब इसको इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने 3 मेथड्स अपनाए। सबसे पहला तो जो ब्रिटिशर्स आए थे ना, इन्होंने क्या कर दिया था, हमारी फूड प्रोडक्शन से हमारी कैश क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया था, जैसे कि इंडिगो, टी, कॉफ़ी, कॉटन। अब ये सब वो क्यों उगा रहे थे, क्योंकि इससे इनकम जनरेट होती थी, इसका प्रॉफिट बहुत हाई था। पर क्या करेंगे हम इन सारी चीज़ों का अगर हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा। सबसे पहले तो सरकार ने क्या किया, जो लोग कैश क्रॉप्स उगा रहे थे उनको बोला भाई फूड ग्रेन्स उगाओ, फूड का खाने का सामान उगाओ। तो स्विचिंग फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनसे आपका पेट नहीं भरेगा बट आपकी नीड्स भर जाएंगी।
फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनसे आपका पेट भरे। आपका पेट भरा होगा तो आप अपनी नीड्स खुद से फुलफिल करने की क्षमता रख पाएंगे, और अगर आपका पेट नहीं भरा होगा तो ऑटोमेटिकली और डिपेंडेंस इंक्रीज। सेकेंड चीज हमने करी इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड। जो हम ऑलरेडी लैंड कल्टिवेटेड था वो इक्वल अच्छा अमाउंट ऑफ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उनको बोला इंटेंसिफाई करो, यानी कि और ज़्यादा खेती करो और ग्रो करो यहाँ पे। थर्ड थिंग हमने करी इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड्स अंडर। हमने वो ज़मीन जो जिस पे आप खेती कर सकते थे उसको इंक्रीज़ किया। कैसे इंक्रीज़ किया? वो ज़मीन जो पहले खाली पड़ी हुई थी, फैलो थी, बट उसमें क्षमता थी कि हम उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको हम अंडर लाए और उसके वजह से हमने खेती इंक्रीज करी। एक चीज़ जो उसमें नहीं लिखी है बट हमने सरकार ने करी, फॉरेस्ट क्लियर, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट काट दिए गए खेती क्रॉपिंग एग्रीकल्चर करने के लिए। इनिशियली दिस स्ट्रैटेजी इनिशियली जब शुरू हुआ था तो इस स्ट्रैटेजी ने काफ़ी हेल्प करी, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुई, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो स्टैग्नेट हो गई, यानी कि गिर गई वापस से 1950s। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सरकार ने 1950 में हमारी प्रोडक्शन फिर से गिर गई, लेट 1950s में यानी कि 55, 60, 56, 57 में गिर गई। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सरकार ने 3-4 डेवलप प्रोग्राम वगैरह निकाल दिए। प्रोग्राम निकालना बहुत आसान होता है, पॉलिसीज बनाना इज़ द सिंपलेस्ट थिंग, बना दी। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस IAADP के अंदर इन्होंने क्या किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे ऑलरेडी खेती बाड़ी करने के लिए अच्छा पानी वानी सिस्टम अवेलेबल था, इरिगेशन थी, रिवर्स आ रही थी, यहाँ पे इंटेंसिवली बहुत खतरनाक तरीके से खेती करी गई। यहाँ पे मतलब एक ही ज़मीन पे कंटिन्यूसली काफ़ी सारी ग्रोइंग, उन डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस किया गया एग्रीकल्चर करने के लिए। फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, पहले डिस्ट्रिक्ट लिया, अब पूरा एरिया लिया, ये लॉन्च करे गए थे, बट सरकार ने पॉलिसी बनाई और फिर एक्ट ऑफ गॉड यानी कि ड्रॉट के आने की वजह से मिड 1960s में फूड क्राइसिस, फिर से खाने की कमी हो गई। कॉन्सिक्वेंटली फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करना पड़ गया हमको। हमारी 53% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है, उसके बाद भी हमको खाना बाहर से मांगना पड़ गया, इंपोर्ट करना पड़ गया, इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारी कंडीशन की। न्यू सीड वेराइटीज़ ऑफ वीट, मैक्सिको वेराइटी बोलते हैं, और राइस की फिलीपींस से, जिनको हम हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बोलते हैं, इनको कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल किया गया मिड 1960s में। इंडिया ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया और पैकेज टेक्नोलॉजी HYV सीड्स को यूज़ करा। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, और इरिगेटेड मतलब ऑलरेडी यहाँ पे पानी की फैसिलिटी थी। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश क्यों, यहाँ पे आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ख़त्म होती है तो यहाँ पे भी पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी थी। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नंबर में आपका ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज़ करके खेती बाड़ी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी। अश्योर्ड सप्लाई ऑफ सॉइल मॉइस्चर। अश्योर्ड सप्लाई ऑफ सॉइल मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल का मॉइस्चर है, सॉइल में जो नमी है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो अश्योर मतलब हमेशा रहेंगे। ये क्यों हो रहा था? रिवर्स की वजह से। बारिश, रिवर्स नहीं तो बारिश सही, बारिश नहीं तो रिवर्स सही, दोनों में से कुछ नहीं तो आपने आर्टिफिशियल पानी बना के दे दिया। पानी बना के इन द सेंस आर्टिफिशियल टैंक्स वगैरह, कैनल्स वगैरह बना के पानी दे दिया। इरिगेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अब ये हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स थी, ये प्रोडक्शन तो ज़्यादा करती थी पर ये पानी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। इसको इरिगेशन के लिए डबल पानी लगता था जो पहले लगता था। सो दिस स्ट्रैटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पेड डिविडेंड्स इंस्टेंटली एंड इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एट वेरी फास्ट। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी आई, इसने बहुत अच्छे से और अचानक रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन थी वो काफ़ी फास्ट रेट पे वेरी फास्टली ग्रो होने लग गई। दिस स्पर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसकी वजह से फिलिप यानी कि एक अपर हैंड मिला हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी, क्योंकि एग्रो इनपुट्स बनाना एग्रो इनपुट्स यानी कि जो आप एग्रीकल्चर में आपको मशीन्स वगैरह की ज़रूरत होती है, खाद वाद की ज़रूरत होती है, वो सारी इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होने लग गई। ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी, इसमें हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाया और हमारी कंट्री के फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। बट ग्रीन रेवोल्यूशन की दिक्कत ये थी
कि ये सिर्फ उन जगहों में हो सकता था जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी इनफ थी, इरीगेटेड एरियाज में ही किया जा सकता था। इसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो गई, यानी कि जो रीजन्स थे उनमें डिफरेंसेस आ गए। डेवलपमेंट इन द कंट्री टिल 1970s, आफ्टर द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू ईस्टर्न, और इसके बाद जो टेक्नोलॉजी थी वो ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में स्प्रेड। जो हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी, जो कि अब नहीं है, उसी जगह पे नीति आयोग आ गया है, पर पहले तो उसने कुछ किया ही है, वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी, उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि एग्रीकल्चर इन रेन फेड एरियाज में कैसे करा जाए, यानी कि वो एरियाज जो सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट है, उन एरियाज के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। इट इनिशिएटेड एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इन 1988। इन्होंने क्या किया, एग्रो क्लाइमेटिक, यानी कि ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह को प्रोग्राम्स बनाए 1988 में कि यहाँ पे रीजनली बैलेंस करके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करी जाएगी। इन्होंने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि आप सिर्फ एक ही क्रॉप के पीछे मत पड़िए, आप अलग अलग क्रॉप उगाने की कोशिश करिए, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करो, रिसोर्सेज लाओ, और ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर ना करके डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, एक्वाकल्चर, ये सारी भी कुछ तरीके हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो खेती बाड़ी करने के लिए। Initiation of the policy of liberalization and free market economy in 1990s influenced the course of development in India. फिर क्या हो गया, 1990 में हमने लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रही थी उसको काफ़ी झटका लगा, क्योंकि जो हमारा रूरल एरियाज थे वो ज़्यादा डेवलप नहीं थे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सरकार ने क्या करा, इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड के चक्कर में सब्सिडीज़ वापस ले ली, जो वो एमएसपी प्राइस सपोर्ट बहुत ज़्यादा दे रही थी वो वापस ले लिया। इसकी वजह से जो रूरल क्रेडिट सिस्टम था वो पूरा ख़राब हो गया। इंटर रीजनल, इंटरपर्सनल, यानी कि अब कुछ कुछ रीजन्स थे जो काफ़ी रिच हो गए थे, तो उन्होंने तो एग्रीकल्चर को बहुत एक्सपैंड कर लिया, और फिर कुछ रीजन्स थे जो नहीं हुए थे, जो अभी बस ग्रो ही होना शुरू हुए थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो इसकी वजह से हमारी इंटर रीजनल और इंटरपर्सनल लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए। रिच, पुअर, मनी लैंडर्स, मिडल मैन, मार्केट मैन, ये सब इसी वजह से आया। तो दिस वॉज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। तो जो हमारी आउटपुट और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कैसे हुई, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, यानी कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट में, और हमारी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 50 साल। सबसे पहले तो हमारा जो प्रोडक्शन और यील्ड, यानी कि जो हम जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो हमारी एक एकड़ ज़मीन, यानी कि क्वांटिटी कितनी निकल रही है, ये राइस और वीट की इम्प्रेसिव रेट, यानी कि खतरनाक तरीके से इंक्रीज़ हुई है। इनके अलावा और भी क्रॉप जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, इन सब की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई है। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे पल्सेस के प्रोडक्शन में और जूट के प्रोडक्शन में, यानी कि इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन पल्सेस एंड जूट। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पल्सेस और जूट का इंडिया में होता है। सेकेंड लार्जेस्ट, और इसका तो फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन और वेजिटेबल के केस में ये सेकेंड नंबर पे आता है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो हमने खेती बाड़ी को एक्सपेंशन करना शुरू किया, इसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। इसकी वजह से एक बेसिस मिला हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को, जैसे कि आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म की मशीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आई। और जो हमारा नेट इरीगेटेड एरिया, यानी कि वो एरिया जहाँ पे पानी पहले पहुँच रहा था वो सिर्फ 20% था, और वो 2000 to 2001 में 54.66% मिलियन हेक्टेयर का एरिया हो गया था, जिसमें अब पानी हम पहुँचा पा रहे थे। 50 सालों में एरिया इरीगेटेड मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि पहले क्या होता था कि एक साल में आपको बस एक ही बार पानी मिलता था, वो कहीं और कुछ एरियाज थे जहाँ पे 2 बार पानी मिलता था। ये एरिया भी इंक्रीज होके 1.71 मिलियन हेक्टेयर से आपका 20.46 मिलियन हेक्टेयर इंक्रीज होके पहुँच गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ये काफ़ी जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट करी, घुल मिल गई कंट्री में। कि जो कमर्शियल जो आपके ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये 15 टाइम यानी कि 15 टाइम्स इंक्रीज हो गया इनकी प्रोडक्शन का। तो मतलब अगर आप ये पहले 3 kg फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे, तो 15 टाइम्स यानी कि 15 × 3 45 kg के आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो आप। 2001-2002 में जो पर हेक्टेयर कंजम्पशन था केमिकल, यानी कि 1 हेक्टेयर में
91 kgs ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो जा रहा था 1 हेक्टेयर की, हम कहेंगे। वर्ल्ड में ही एवरेज, वर्ल्ड का एवरेज 90 kg है, और इंडिया ने अकेले में 1 हेक्टेयर ज़मीन पे 91 kg प्रोडक्शन यूज़ हो रहा है। बट जो इरिगेटेड एरियाज हैं हमारे पंजाब और हरियाणा के, यहाँ पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन है ये पर यूनिट एरिया इज 3 to 4 times हायर देन द नेशनल एवरेज। यानी कि नेशनली अगर ये 91 kg यूज़ हो रहा है तो पंजाब हरियाणा में 3 से 4 गुना ज़्यादा यूज़ होता है। सिंस दी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आर हाईली ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीजेस, यानी कि ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड है इसमें बहुत आसानी से पेस्टिसाइड्स और डिजीजेज वगैरह लग जाते हैं, तो पेस्ट कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो इसीलिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हमारे 1960 से। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। If you like the session, please hit the like button, subscribe the channel, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.